मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मगध आईएएस सिविल सर्विस के लिए एक नई बैच की शुरुआत की है। उसकी अपार सफलता को देखते हुए, सिविल सर्विस की अपार सफलता को देखते हुए मगध आईएएस अब बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पर बीपीएससी के लिए एक नई बैच की शुरुआत की है। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल 66वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है और 65वीं बीपीएससी की मेंस की भी परीक्षा होने वाली है। हम उन दोनों को आधार बनाकर हम इतिहास से एक नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमने इतिहास, भारतीय इतिहास एक परिचय सब्जेक्ट को आज हमने चुना है कि पहले हम इतिहास को भली भांति समझ लें कि इतिहास होती क्या है, इतिहास कहते किसे हैं और इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। जो स्टूडेंट 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट 65वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी होने जा रहा है। साथ ही साथ जिन छात्र छात्राओं का ऑप्शनल पेपर है हिस्ट्री का, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होने वाला है। इसके साथ ही यूपीएससी या अदर स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए और फिर इतिहास के जो गूढ़ रहस्य है, इतिहास की जो छिपी हुई बातें हैं जो किताबों में नहीं लिखी रहती है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम कुछ देखते हैं इतिहास की मूलभूत चीज़ें कि इतिहास कहते किसे हैं, पढ़ना कैसे है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम इन 3 कैटेगरी में बांट करके भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने ही सिलसिलेवार ढंग से भारतीय इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो शुरुआत में अंग्रेज़ों ने भारतीय इतिहास को कुछ अलग ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया था। जैसे उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को अंग्रेज़ों ने हिंदू इतिहास का नाम दिया उन्होंने। फिर मध्यकालीन इतिहास का अंग्रेज़ों ने मुस्लिम भारत का इतिहास नाम दिया और आधुनिक इतिहास का अंग्रेज़ों ने नाम दिया कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए भारत आए हैं। तो ये 3 कैटेगरी में अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास को बांटा था। लेकिन जैसे ही हमारे भारतीय इतिहासकार इस बारे में जागरूक हुए तो उन्होंने अपने ढंग से इतिहास को कालक्रम रूप से व्यवस्थित किया। हम उन्हीं कालक्रमानुसार व्यवस्थित ढंग से किए हुए इतिहास को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं ज़रा इन तीनों प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है और एक सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है प्राचीन भारत का इतिहास, ये कब से शुरू हुआ था, कब से कहाँ तक पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, ये पहले हमें देखना है। तो प्राचीन भारत का इतिहास कब से स्टार्ट होती है? 2.5 लाख वर्ष पूर्व से 750 एडी एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, इसे ही हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब ये 2.5 लाख साल, 2.5 लाख वर्ष पूर्व, ये क्या है, कब से शुरू, ये क्यों रखा गया है डेट? तो ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में मानव प्रजाति का उद्भव कब हुआ, पूरे विश्व में इस धरती पे पहली बार मानव का उद्भव कब हुआ। तो ऐसा इतिहासकारों ने पता लगाया है कि अफ्रीका के जंगलों में 26 लाख पूर्व यानी कि 26 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले 26 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव का उद्भव हुआ। मानव का उद्भव का मतलब ये हुआ कि जैसा हम सभी लोग जानते हैं डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कि मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से मनुष्य बना है। तो 26 लाख साल पहले बंदर से इंसान बनना शुरू हो गया।
तो हम सभी लोग बंदर के ही संतान हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि ना हम ब्रह्मा विष्णु शिव की किसी की हम देन नहीं है, किसी की उपज नहीं है, हम सिर्फ किसकी हैं, हम अपने बंदर हैं, हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो 26 लाख साल पहले अफ्रीका में मनुष्य का उद्भव हुआ और किसी तरह से ये मनुष्य उछलते कूदते हमारे इंडिया में आ गए। तो इंडिया में इसका जो पहला प्रमाण मिलता है वो 2.5 लाख साल BC, 2.5 लाख साल पहले का प्रमाण मिलता है कि यहाँ से मनुष्य भारत में मिलना शुरू हो गया और यहीं तक हमें साक्ष्य मिलता है। कोई कोई बुक्स में इसे 5 लाख भी माना जाता है, तो ये प्रमाणित नहीं है। तो ऐसा मानना चाहिए कि 2.5 लाख साल पहले हमारे भारत में पहला मानव का उद्भव हुआ। उस समय से लेकर 750 ईस्वी तक का कालक्रम को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। तो हम वहाँ से इतिहास शुरू करेंगे जहाँ से पहली बार मानव का कंकाल मिला, मानव का इतिहास मिला। हम वहाँ से भारत का इतिहास शुरू करेंगे, जैसा कि आगे हम देखेंगे डिटेल से। तो इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसका नामकरण हमने किया है पाषाण काल से गुप्तोत्तर काल तक। इसको टाइम पीरियड में इसको हम ये कह सकते हैं और शब्दों में हम पाषाण काल से गुप्तोत्तर काल तक हम कहेंगे। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थरों का युग। जैसा कि आप सभी हम लोग जानते हैं स्टोन एज, पत्थरों का काल, वहाँ से लेकर गुप्त की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी कुछ समय तक चलता है, तो गुप्तोत्तर काल, वहाँ तक के काल को हम प्राचीन भारत का इतिहास के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस प्राचीन इतिहास में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पाषाण काल के बारे में। अब ये पाषाण काल है क्या भाई? पाषाण काल में हमें स्टोन एज में इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। कैसे मानव आए, पत्थरों के कैसे औजार बनाए, फिर हड्डियों के औजार बनाए, कौन कौन से पाषाण कालीन स्थल हैं, तो नौ पाषाण काल, ये सारे चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। डिटेल से हम पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को देखेंगे, एक एक एग्ज़ाम में आए हुए एक एक कॉन्सेप्ट हम ढूंढेंगे इसमें, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से इसे हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और भी नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके कई पुरास्थल अवशेष अभी भी वर्तमान में हमारे देश में मौजूद हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के घटना के बाद फिर वैदिक सभ्यता नाम घटना घटती है। वैदिक सभ्यता में एक ऋग्वैदिक काल होता है और एक उत्तर वैदिक काल होता है, जिसमें 4 वेदों की रचना होती है। उन 4 वेदों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उन वेदों में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता पढ़ना है। फिर इसके बाद एक और टाइम पीरियड आता है, सूत्र काल आता है। इस सूत्र काल में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक महाजनपद काल, 16 महाजनपद का उदय हुआ। महाजनपद का मतलब है 16 स्टेट। 16 स्टेट का जन्म हुआ होता है, राज्य बनते हैं और उन 16 राज्य में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अपना मगध साम्राज्य था। और ये मगध साम्राज्य कहाँ पर था? बिहार राज्य में, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। तो ये 16 राज्य में सबसे शक्तिशाली बनती है मगध साम्राज्य, और इन्हीं मगध साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद 2 महान धर्मों का उदय होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये 2 महाधर्म बिहार की ही धरती से निकलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार की धरती हमेशा शांति की जनक रही है। बिहार में बुद्ध पैदा हुए हैं, युद्ध नहीं पैदा हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से शांति का मार्ग पूरे विश्व में फैला है। ऐसा हमारा प्यारा बिहार है। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य काल। सूत्रकाल के बाद हम मौर्य काल देखते हैं। मौर्य काल से हमारे यहाँ व्यवस्थित तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ एक केंद्रीयकृत राज्य का जन्म होता है कि सेंटर में एक राजा होता है और उसके चारों तरफ पूरे भारत का राज्य होता है। ये पहली बार होता है मौर्य काल से, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक पैदा होते हैं और भारत पर राज करते हैं।
इसके बाद मौर्योत्तर काल, मौर्य काल में जब सारे राजा मर जाते हैं, उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है, तो भारत एक बार फिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, कई टुकड़ों में भारत बिखर जाता है। उसी कार्यकाल को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद आती है संगम काल। ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में ये इसे हमें पता चलता है, तो हम डिटेल से संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है गुप्त काल, जिसमें चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, इन सब के बारे में, समुद्रगुप्त आता है, इसके बारे में फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद फिर गुप्तोत्तर काल आता है, यानी कि गुप्तों के पतन के बाद जो काल आता है उसे हम गुप्तोत्तर काल कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते हम ये 750 AD हो जाता है। तो ये प्राचीन काल के इतिहास में हमें सिर्फ इतना टॉपिक पढ़ना है और बहुत बेहतरीन ढंग से हम शुरू करेंगे। और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, वो पाषाण काल से हम शुरू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए पाषाण काल से पढ़ने के लिए। ये ऐसा तरीका है पढ़ने का, एक बार अगर आप ये वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि फिर और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा प्राचीन काल में हमें इतना पढ़ना है। और ऐसा ट्रेंड एक बार देखा गया है कि अगर आप बिहार में स्पेशल बिहार का देने जा रहे हैं तो प्राचीन इतिहास बिहार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकांश सभ्यताओं का जनक बिहार ही रहा है। तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ना आपको अति आवश्यक है। चलिए, तो अब हम प्राचीन इतिहास को देखने के बाद अब देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से गुप्तोत्तर काल की समाप्ति होती है। तो गुप्तोत्तर काल 750 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। तब से लेकर के 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे हम गुप्तोत्तर काल से औरंगजेब के मृत्यु तक का जो कालक्रम है, इसे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से घटनाएं घटी है या कौन कौन से यहाँ पे दिल्ली शासक आकर के कौन कौन से यहाँ राज किए हैं। उसमें सबसे पहले आता है दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि आखिर ये दिल्ली सल्तनत नाम कैसे पड़ा, उन्होंने क्यों शासन किया हमारे यहाँ। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये लोग जो आए हमारे देश में क्या कुछ बना करके गए, तो वो सब हम एक एक देखेंगे। इसके बाद दक्षिण के कुछ राज्य होते हैं, ये इनकी दक्षिण के राज्यों की अपनी कला, संस्कृति, समाज हर चीज़ अलग होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे विजयनगर का उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य हुआ, फिर बहुत ऐसे छोटे छोटे राज्य पैदा हुए जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा, जो पूछा जाता है, हम एक एक को पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सबसे मेजर पार्ट है मुग़ल वंश के बारे में। और मुग़ल वंश से इंडिया का कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जहां से सवाल नहीं आता है। इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मुग़ल वंश से सवाल आता ही आता है। तो हम ये देखेंगे कि वहाँ से कौन से ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको पकड़ने का हम आपको तरीका बताएंगे कि आप खुद से उन क्वेश्चन को पकड़ पाएँ, इस सब्जेक्ट से आप पकड़ पाएँ कि यही सवाल पूछा जाता है बार बार। वो सब हम क्लास करने के दौरान आपको बताएंगे। फिर कुछ क्षेत्रीय राज्य का उदय होता है, जैसे बंगाल है, फिर है कश्मीर है, फिर राजपूत राज्य है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है और इसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है आधुनिक भारत का इतिहास, जो बहुत ही मेजर पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे तो आप बचकर जा ही नहीं सकते हैं। इसका कालक्रम क्या है भाई?
तो इसका कालक्रम है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, यानी कि हमारे देश की आज़ादी तक। उस कालखंड को हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु से भारत की आज़ादी तक हम इन पूरे सब्जेक्ट को सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट में बांटकर पढ़ेंगे। पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ हम 2 कॉन्सेप्ट में बांटकर पढ़ेंगे। आज हम आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप तैयार हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। बस मैं कॉन्सेप्ट ही आपको समझाता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मूल चरित्र होता है। किसी भी सब्जेक्ट का एक जड़ होता है, इस जड़ के कई सारे फिर पत्तियां होती है, टहनियां होती है। बस इस मूल जड़ को आपको पकड़ना है। इस मूल जड़ को पकड़ लेंगे, बाकी उसके सारे शाखाएं, टहनियां सब आपको पकड़ में आ जाएगी। हम वही चीज़ आपको आज समझाने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना कैसे है, बस 2 कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कैसे? सिंपल सा सोचिए ऐसे कि हमारा भारत कितने सालों तक गुलाम रहा, कितने सालों तक गुलाम रहा हमारा देश। तो आपको ढूंढने पर मिलेगा कि हमारा देश लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा। 200 सालों तक गुलाम रहा। अब इन 200 सालों में से कब से हमारा देश गुलाम होना शुरू हुआ? पहला सवाल, तो हमारा देश 1757 की प्लासी की लड़ाई होती है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, यहीं से भारत गुलाम होना शुरू हो जाता है। और अंग्रेज़ों ने भारत को जीतने में 100 साल लगाते हैं। 1857 तक अंग्रेज पूरे भारत को जीत लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत जीतने में 100 साल लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अंग्रेज आए और एक ही दिन में पूरे भारत में फैल गए, पूरे भारत को जीत लिया। नहीं, अंग्रेज़ों को भारत जीतने में 100 साल लगता है। 1757 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड है, अंग्रेज भारत को पहले जीतते हैं, कई सारे भारतीय राजाओं से लड़ते हैं, कई तरह के कानून बनाते हैं और वो भारतीयों पे लागू करते हैं। और इन सब करने में उन्हें 100 साल लग जाता है अंग्रेज़ों को। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया। तो 100 साल की हम वही टाइम पीरियड पढ़ेंगे कि कैसे वो गुलाम बनाया, और उसके अगले 100 साल हम ये पढ़ेंगे कि भारत ने अंग्रेज़ों से कैसे आज़ाद हुआ, कैसे आज़ाद हुआ। बस एक तरफ हमें पढ़ना है कि हम गुलाम कैसे हुए, दूसरे तरफ हमें ये पढ़ना है कि हम आज़ाद कैसे हुए। तो अगले 90 साल की जो कहानी है, 1857 से लेकर 1947 तक की जो कहानी है, वो हमारी अपनी आज़ादी की लड़ाई है। 100 साल अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया और उसके बाद 90 साल हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई किया। यही 190 साल की कहानी है जो 2 कॉन्सेप्ट में बटी हुई है। अब आप सोचिए कि हम आज़ादी लड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए होंगे। तो हम विद्रोह किए होंगे, आंदोलन किए होंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां किया होगा हमने। यही सब तो तरीका हमने अपनाया है और यही सब तरीके तो हमें पढ़ने हैं। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया और हमने कैसे आज़ादी पाई, भारत कैसे आज़ाद हुआ। तो 1757 से लेकर 1857 तक हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ कैसे हमें गुलाम बनाया। 100 साल लग गए उसको हमको गुलाम बनाने में। और जब हम भारतीयों की नींद टूटी, हम भारतीय जागे, तब तक पानी सर से ऊपर बह चुका था। अब भारतीयों के बर्दाश्त करने की बाहर थी। भारतीयों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया, महासंग्राम किया 1857 की क्रांति में। और फिर इसके बाद जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई वो 1947 में जाकर के ही रुकी। तो यही 2 कॉन्सेप्ट है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में यही 2 कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है कि हम कैसे गुलाम हुए, हम कैसे आज़ाद हुए। और इसी दौरान हम बहुत सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज आप हमारे साथ मिल कर के पढ़िए और फिर देखिए कि कैसे हम
करेंट अफेयर के साथ साथ बीपीएससी यूपीएससी के सिलेबस को पूरे बढ़िया से हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ अब हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष के यूपीएससी और बीपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं हम उनका सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे और आपको वो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखाएंगे कि जितने भी सिविल सर्विस होती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, वो मूल चीज़ कहाँ से लाती है, क्वेश्चन कहाँ से वो पूछती है। इन सब का हम अगले कुछ दिनों में हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वास्तव में सिविल सर्विस की तैयारी कैसे होती है। एक और आप लोगों की ये सूचना है कि मगध IAS बीपीएससी की एक सेपरेट बैच कल से स्टार्ट करने जा रही है। तो कल से आपको मिलेगा, जैसे आप नोट कर सकते हैं, मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे है। सप्ताह में ये 3 दिन आपके लिए बीपीएससी के लिए वीडियो बनेगी और वो कहाँ से हम शुरू करेंगे, प्राचीन इतिहास के पाषाण काल से। और बहुत ही मोस्ट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आप चूक गए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन आप कहीं और सीख सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने सिविल सर्विस के लिए IAS के लिए भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बैच शुरू कर चुके हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो सप्ताह में 3 दिन आपको सिविल सर्विस IAS की इकोनॉमी की वीडियो मिलेगी और सप्ताह में 3 दिन बीपीएससी के लिए इतिहास की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ अब हम एक और नई बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम 1 जनवरी 2020 से करेंट अफेयर की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और ये आपको नियमित सप्ताह में 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये करेंट अफेयर, जिसको आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर डिसलाइक करते हैं तो उसका कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।